नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारा मौजू है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो पर्शियन स्कॉलर्स इन प्रमोटिंग प्लुरलिज़म, यानी तकसीरियत और समाजी हम आहंगी को बढ़ावा देने में फ़ारसी और हिंदुस्तान के स्कॉलर्स का क्या रोल रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से मिडिवल पीरियड में यानी अहद वस्ता की तारीख़ में, कि उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो बाहर से आए हों स्कॉलर या यहीं पर जन्मे हों, उन्होंने 600 साल तक न सिर्फ ये कि फ़ारसी ज़बान की खिदमत की, बल्कि उन्होंने संस्कृत को भी किस तरीके से गले लगाया। इसी तरीके से हिंदुस्तान में बसने वाला जो अक्सरियती समाज था, यानी ख़ासकर जो हिंदू समाज या ब्राह्मण समाज, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने फ़ारसी ज़बान का किस तरीके से स्वागत किया, वेलकम किया, और फ़ारसी ज़बान में किस तरह हिंदुस्तानी लिटरेचर के ट्रांसलेशन पंचतंत्रा से लेके और उपनिषदा तक यानी दाराशिकों के ज़माने तक होते रहे। रूदकी और इब्न मुक़फ़्फ़ा से लेके, यानी अगर पंचतंत्रा अरबिक लिटरेचर में भी पहुंची है तो वो ईरानियन स्कॉलर्स के ज़रिए पहुंची है। सबसे पहले उसका ट्रांसलेशन फ़ारसी ज़बान में हुआ था, और इसी तरह शहज़ादा दाराशिकों ने अपने ज़माने में उपनिषदास के ट्रांसलेशन किए, और संस्कृत सीखने के बाद हिंदुइज़म और इस्लाम के बीच जो समानता है उसको समझने की और सामने लाने की कोशिश की मजमुअल बहरैन लिखने के बाद। इसी तरह अगर हम अमीर खुसरो को देखें 13वीं सेंचुरी में, तो न सिर्फ अमीर खुसरो फ़ारसी के अव्वलीन हिंदुस्तान में अजीम तरीन शायर हैं। कोई तारीख़ निगार ने किसी ने लिखा है कि ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि फ़ारसी शायरी का आगाज़ हिंदुस्तान में एक तुर्क लाचीन अमीर खुसरो के ज़रिए हुआ, और उसका इख्तिताम एक तुर्क ऐबक मिर्ज़ा गालिब के ज़रिए हुआ। इसी तरह अमीर खुसरो ने जहाँ तारीख़ में उनके बुनियादी कारनामे हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा फ़ारसी लिटरेचर लिखा है, वहीं उर्दू अदब के आगाज़ की तारीख़ या हिंदवी और ब्रिज भाषा से भी उनका करीबी रिश्ता रहा है। वो अगर एक तरफ फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बान के में महारत रखते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनको संस्कृत में, हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में, और हिंदुस्तानी और ईरानी म्यूज़िक में भी कमाल हासिल था। आज हमारे बीच इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई अहम तरीन स्कॉलर्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका मैं आपसे तारुफ पेश करता हूं। हमारे बीच हैं डॉक्टर अली अकबर शाह साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के, और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में उनका आना जाना है। फ़ारसी के अलावा उनका ताल्लुक़ चूँकि कश्मीर से है, और फ़ारसी के अलावा वो फ़्रेंच, अंग्रेज़ी और कश्मीरी और कई ज़बानों की मालूमात रखते हैं। इसी तरह हमारे बीच एक अहम स्कॉलर हैं प्रोफेसर अखलाक आहन साहब, जो चेयरपर्सन हैं सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। आप दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और आपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इस हवाले से ख़ुद दाराशिकों पर भी आपकी किताब मौजूद है, अमीर खुसरो पर भी आपकी किताब मौजूद है, और मुख्तलिफ़ मक़ालात और अपनी किताबों के ज़रिए उस तकसीरी हम आहंगी को समझने की आपने कोशिश की है। तीसरी हमारे बीच मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरमा अंजलि अदा साहिबा, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं और राइटर हैं, और समाजी हम आहंगी के ताल्लुक़ से आप जानी जाती हैं। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अखलाक आहन साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा मौजू है आज के तनाजुर में, आप उसे किस तरह से देखते हैं कि फ़ारसी के स्कॉलर यानी मुस्लिम स्कॉलर और हिंदुस्तान के हिंदू स्कॉलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है इस तकसीरियत को आगे बढ़ाने में। बेहद शुक्रिया, आपने जो जिस मौजू का इंतखाब किया है, और जिस तरीक़े से आपने तमहीदी गुफ्तगू में मुख्तलिफ़ इशारे किए, उससे मुझे उर्फ़ी का वो शेर याद आता है, क्योंकि जो फ़ारसी का जो ताल्लुक़ है ख़ुद पूरे सब कॉन्टिनेंट के साथ, और जिस तरह से फ़ारसी ज़बान व अदब ने हिंदुस्तान की तहज़ीब, यहाँ की ज़बानों, और कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं है जिस पे उसके असरात हम नहीं देखते हैं। तो वो शेर याद आता है कि ज़फ़र्क ताब कदम हर कुजा की मीन गरम
करिश्मा दामने दिल मी कशद के जाइंजाज, यानी सर से पाँव तक मैं इस पूरी तहजीबी जो पैकर है उसके जिस पहलू को देखता हूँ तो देख के मैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, चकित रह जाता हूँ कि ये यही वो है। चाहे वो ज़बान हो जी, या तहजीब हो या अदब हो, और इसमें न सिर्फ फ़ारसी बल्कि जिसको हम पिछले 1500 साल की जितनी भी ज़बानें हैं और जितनी भी सकाफ़ती रवैये यहाँ पे डेवलप हुए हैं उस पे हम इसके असरात देखते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इशारा फरमाया पंचतंत्र का किया, पंचतंत्र ज़ाहिर है 6ठी सदी के वस्त में ये हुआ है, और मेरा अंदाज़ा ये है कि बुर्ज़ुए जो था वो बनारस आया था जी, बहुत सारी जगहों पे वो टहलता घूमता रहा और बनारस आया, फिर और फिर कहीं से उसने पंचतंत्र लिया और उसका पहलवी में तर्जमा किया, फिर फ़ारसी में हुआ और फ़ारसी के तवस्सुत से वो पूरी दुनिया में गया, अरबी में हुआ, फिर मगरिब में गया है रोमन डे ला रोज़ के नाम से। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो ज़बानों के साथ मेल हुआ है, अब 2 ज़बानें ऐसी हैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान की, और ख़ास तौर से जिसको हम कहते हैं शुमाली हिंदुस्तान, वहाँ पे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो डेवलप हुए हैं, चाहे उसमें हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है, गुजराती है, मराठी, ये तमाम जो ज़बानें हैं उनके रूह और उनके जिस्म और उनका जो अदब है और ज़बान है, उसमें इन 2 ज़बानों का असर ख़ास तौर से दिखाई देता है। एक तो संस्कृत है, दूसरी फ़ारसी है। आप चाहे अदब में ले लें, उसके जॉनर्स ले लें, गज़ल, रुबाई, कसीदा, ये सब फ़ारसी से आ रही है। उसमें अल्फाज ले लें आप, चाहे जो भी यहीं पे हम बैठ के देख लें, पर्दा है, ज़मीन है, आसमान है, मर्द है, औरत है, ये सारे अल्फाज जो हैं हम तक फ़ारसी के हवाले से पहुँचते हैं। तीसरी जो चीज़ जिसका शुरू में भी ज़िक्र आया तराजिम के हवाले से, कि जिसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी, उसके अलावा ख़ुद जब तुर्कों की हुकूमत यहाँ पे शुरू हुई है उससे बहुत पहले हम बहुत सारी शख्सियात को देखते हैं। जैसे एक साहब थे जिनका नाम था अलमाशर जो हैं वो आपकी 10वीं सदी के आदमी हैं, और पूरे मगरिब में और पूरे जो मगरबी एशिया है वहाँ पे नजूम के हवाले से, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो भी तहकीकात हुई हैं उसको इस आदमी ने मुतारिफ़ कराया है। वो आके बनारस में पंडितों के यहाँ रहा, उससे वहाँ से सीखा। और आपने अमीर खुसरो का ज़िक्र किया है, अमीर खुसरो अपने आप में एक पूरी दुनिया है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद डाली। अमीर खुसरो कई लिहाज से एक तरह से बुनियाद गुजार हैं। मिसाल के तौर पे उनकी वो मसनवी है 9 सिपहर, जी, और 9 सिपहर के बारे में हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की 5000 साल तारीख़ में न उससे पहले वैसी मसनवी किसी ने कही और न बाद में। उसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के तमाम चीज़ों का, चाहे यहाँ की तारीख़ हो, यहाँ का जोग्राफिया हो, यहाँ के लोग हों, यहाँ के ज़बानें हों, वो पहली बार मेरे ख़्याल से शुमाली हिंदुस्तान में तमिल ज़बान का ज़िक्र करते हैं समंदरी के नाम से। और इस तरह से फिर तराजिम का पूरा वो सिलसिला चल पड़ता है जिसका ज़िक्र आपने दारा शिकोह के हवाले से किया। उसके बाद हवाले से बात की जा सकती है आगे कि किस तरह से दारा शिकोह के तराजिम ने हिंदुस्तानी अदब, हिंदुस्तानी फ़लसफ़े और हिंदुस्तानी जो रवायात हैं उसको पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया। और ये काम करने वाले सिर्फ़ वो नहीं थे, बल्कि यहाँ के तमाम अक़वाम के लोग शामिल थे, यहाँ के ब्राह्मण्स शामिल थे, कायस शामिल थे। एक दिलचस्प वाक़या मुझे याद आता है कि 1658 में एक ऑर्डर फरमान जारी किया गया कि चूँकि तमाम ऑफिसेस में कायस्थों का एक डोमिनेंस है, तकरीबन 90-95% वो हैं, और इस वजह से थोड़ा करप्शन आ गया है, तो उन्होंने कहा कि इनकी तादाद 50% कर दी जाए और बाकी अक़वाम को भी लाया जाए ताकि कुछ बैलेंस हो। तो हुआ ये कि अगले साल
वो फरमान वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ ऑफिशियल मामलात में, कचहरी और तमाम ज़मीन के मामलात में कायस कौम की थी, वो किसी की नहीं थी। तो फ़ारसी ज़बान जो है आप देखेंगे हर जगह है। गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु हैं और वो बुनियादी तौर पे फ़ारसी के अदीब व शायर हैं। ज़फ़रनामा उनका, एक आयात उनकी है। तो हर हिंदुस्तान के हर कण में, इसके जेनेसिस में, इसकी ज़बानों में, इसके कल्चर में फ़ारसी और फ़ारसी तहज़ीब देखी जा सकती है। और इससे हमारा रिश्ता जो है ऐसा है कि जो टूटने वाला नहीं है। आपने जिक्र किया, चूँकि मसनवी 9 सपहर का, उसको मैं मसनवी 9 स्पेयर्स कहते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का भी एक बड़ा खूबसूरत डायमेंशन है कि जब वीनस और जुपिटर मिलते हैं तो उसका क्या असर होता है। और बेसिकली उसमें इंडियन ब्राह्मण्स की बड़ी तारीफ़ की गई है। यहाँ तक कि अगर कोई ब्राह्मण अपनी तारीफ़ में ऐसी किताब लिखे तो शायद लोग कहेंगे कि उस पर अपीज़मेंट का या कुछ और एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन ये तारीफ़ हज़रत अमीर खुसरो ने की है। इसी तरह पैट्रियटिज़म पे उनका बहुत काम। तो बीइंग ए कश्मीरी ब्राह्मण, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह देखती हैं कि कश्मीर के कल्चर में और ख़ासकर ब्राह्मण समाज में फ़ारसी के क्या असरात पाए जाते हैं और इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है कंपोजिट कल्चर को आगे बढ़ाने में? जी, गर फिरदौस बर रूहे ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, ये तो शेर आपने सुना ही होगा। कश्मीर जन्नत कश्मीर है जी। और बल्कि इसी शेर से जो इसमें है, फ़ारसी में है, मशहूर है बहुत। जहाँ तक हमने अपने बचपन से देखा हुआ है, जो कि हमारे दादा परदादा थे, वो जो एक उस तरह कम्युनिकेशन जब किया जाता था, एक तो वो फ़ारसी में ही लिखते थे, पर्शियन में ही पढ़ते थे, और ख़त जो एक ज़रिया था कम्युनिकेशन का, वो एक दूसरे को भेजते थे। दूसरा, आपने कहा कि मैं थिएटर से वाबस्ता हूँ, और जो हमने कश्मीर की जितनी भी हम शायरी की बात करें, वहाँ के स्कॉलर्स की बात करें, वो पर्शियन स्कॉलर ही रहे हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में गालिब साहब रहे हैं, पर्शियन उनका दीवान इतना मशहूर है। इसी तरह कश्मीर के जो पंडित स्कॉलर रहे हैं, भवानी दास काचरू, जो कि रैनावारी के रिहाइश उनकी थी, तो वहाँ के रहे, तो वो उस टाइम पे मुग़ल दरबार में दीवान रहा करते थे। उनके ही सारे डिसीजंस, उनकी ही शायरी को बहुत मतलब अभी तक उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है, ट्रांसलेशंस की जा रही हैं कि इतनी खूबसूरत शायरी है वो। पर्शियंस का इम्पैक्ट रहा था, उनके कल्चर का इम्पैक्ट रहा है मुग़ल्स के दौर में। और अब तक भी हमारे जो गीत है, अब मैं लैंग्वेज की बात करूंगी, जो लैंग्वेज पे बात चल रही है कि हमारी जो कश्मीरी लैंग्वेज हैं, जैसे आपने कहा कि संस्कृत बहुत यहाँ का वो है, लेकिन हमारी कश्मीर की लैंग्वेज जो है उसमें पर्शियन लफ्ज़ ही ज़्यादातर बोले जाते हैं और संस्कृत लफ्ज़। जैसे कि हम यहाँ पे कश्मीरी हमारे भाई भी बैठे हैं, मैं बात करूँगी पार्ट्स ऑफ बॉडी की, अज, कान, नस, ये मतलब इस तरह का। और जो हमारा कश्मीर का सूफ़ी कल्चर है, जो सूफ़ीज़म, जो उन्होंने तपस्या की है, दरवेश जो रहे हैं हमारे सूफ़ी दरवेश, वो अपने खुदा को खुदा के तौर पे नहीं आवाज़ लगाते थे, तपस्या करते थे। वो एक यार के तौर पे ही, पहला ही लफ्ज़ अपने परवरदिगार को एक यार के तौर पे ही उनको आज भी याद किया जाता है, यार के तौर पे। इस तरह हमारी मतलब जो डे टू डे जो हमारी लैंग्वेज में है, भले हमें मालूम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में, हमारी कश्मीरी लैंग्वेज में पर्शियन का बहुत असर है। हमारे सूफ़ी गानों में बहुत असर है, हमारी सूफ़ी दरगाह पे असर है। जो हमारे सूफ़ी वहाँ से आए थे, दरवेश आए थे, दस्तगीर साहब की बात करें, नुंदरशी साहब की बात करें, उनकी जो सारी ये सूफ़ी शायरी हैं वो सब पर्शियन में है। वेरी गुड। अली अकबर शाह साहब, अभी तक ज़्यादा हमने गुफ्तगू ये की कि जो पर्शियन का कंट्रीब्यूशन है, चूँकि आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं, डिफरेंट डायमेंशन से चीज़ों को देखते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे हिंदुस्तानी हिंदू समाज ने, ख़ासकर ब्राह्मण्स ने पर्शियन को किस तरह से अडॉप्ट किया। मतलब कितनी सिमिलरिटीज़ है कि जिस तरह पर्शियन ईरान में बैन कर दी अरबों ने आने के बाद, तो उसके साथ 150 साल तक ऐसा मामला रहा तकरीबन, और ईरानियों ने
अपनी ज़बान को फरामोश नहीं किया, बल्कि इस लेवल पे अरबी में महारत हासिल की कि उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा या मुतनब्बी जैसे लोग पैदा किए। यहाँ पर किसी ज़बान को बैन नहीं किया गया, बल्कि लोगों ने फ़ारसी के बावजूद उन्होंने संस्कृत, उन स्कॉलर्स ने बाई चॉइस सीखी और यहाँ की जो तहज़ीबी रिवायात थीं उनको अपनाया, उसमें मिले जुले, और यहाँ के समाज ने भी उसका रिवर्स, जो संस्कृत के माहिरीन थे उन्होंने फ़ारसी से किस तरह रिश्ता जोड़ा, तो उसको आप किस अंदाज से देखते हैं? कौन कौन सी वो अहम शख्सियात हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो लैंडमार्क के तौर पे और बहुत रिमार्केबल समझा जाता है, हिस्टोरिकल समझा जाता है समाजी हम आहंगी को आगे बढ़ाने में? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, बड़ा ही अच्छा मौका है, मुनासिबत है, और आज जो असरी ज़रूरत है, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ बर्निंग हैं उनमें एक ये भी है, और जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह के मौज़ूआत को उठाने की काफ़ी ज़रूरत है। प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन साहब और अंजलि मैडम ने जिन मौज़ूआत पर रोशनी डाली, ज़ाहिर सी बात है ये सारे अहम मौज़ू हैं, और जो आपने सवाल किया है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन शुरुआत में यहाँ से करता हूँ जो आपका टॉपिक है कि जो एक प्लुरलिज़्म की बुनियाद है उसमें इंडो पर्शियन स्कॉलर्स का रोल क्या है। तो उसको समझने के लिए जो बुनियादी चीज़ मैं अपनी ज़ाती सतह पर समझता हूँ वो ये है कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है उसको प्रमोट करने के लिए सबसे जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो ये है कि जो आपके आसपास की अक़लियतें हैं, जो आपके आसपास की सकाफ़त है, जो आपके आसपास के मुख्तलिफ़ जोग्राफ़िकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनकी अक़दार को और उनकी वैल्यूज़ को आप अहमियत दें। एक बात। दूसरी बात ये कि आपके अंदर वो क्वेस्ट हो, वो जज्बा हो, वो ख्वाहिश हो कि आप उनको समझने के बाद उनको दूसरों तक पहुँचाएँ। बेशक फ़ारसी ने जो बड़ा काम किया हिंदुस्तान में, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी सूफ़ी मशरब लोग हैं वो एक तरफ, और जो फ़ारसी के शायर हैं उन्होंने जिस लेवल पे हिंदुस्तान के कल्चर में उतर करके उसको समझने की कोशिश की है, और इवन के बाज़ औक़ात हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारी क्लैरिजी है उससे भी उन्होंने दुश्मनी मोल ली है। जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। जी जी जी, बेशक। उन्होंने कहा कि वेद जो है ये इल्हामी किताब है। जी जी। और आप कहीं ये कहें कि अहले हनूत जो हमारे बरादरान हैं ये अहले किताब नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। बेशक। इनको आप अहले किताब समझें, और जो इनके रस्म व रिवाज हैं उनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ लॉजिक, जस्टिफिकेशंस और तोजीहात पेश की। उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात जो हैं वो बिल्कुल मज़हब के दायरे में आते हैं और बिल्कुल उसी अक़लीम मज़ाहिब के दायरे में आते हैं जिनको हम मानते हैं। जी। हमारे जो बुज़ुर्ग दिल्ली में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ यहाँ जो हमारे बड़े मदारिस हैं, आप शाह फ़खरुद्दीन को देखिए। जी जी। मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर में जब वो पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर जो है वो खुतबा हिंदी में दीजिए, हमें मकसद तभी हासिल होगा। जुमे के खुतबे अगर आप जाकर के अरबी और फ़ारसी में दे रहे हैं तो उससे आपको क्या हासिल, आपका पैगाम जो है आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। शाह अब्दुल अजीज़ जब ये कहते हैं कि खुदा को परमेश्वर के नाम से याद करने में कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ाहिरा नहीं, बहुत खूब, ये वो चीज़ें हैं कि जो ये साबित करती हैं कि जो हमारे इंडो पर्शियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने न सिर्फ इंडिक जो हमारी लिगेसी है उसको समझने की कोशिश की कल्चरल, बल्कि जो मज़हब है उसको डेप्थ में उतर के उन्होंने समझा। वेरी गुड। और समझने के बाद फिर उन्होंने ये देखा कि इन सब चीज़ों का तर्जुमा होना चाहिए। और वो तर्जुमा क्यों होना चाहिए, ताकि जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है उससे हट कर के भी जो आवाम है वो भी इस चीज़ को समझ सके और पढ़ सके कि ये जो मज़हब है ये हमसे अलग नहीं है। जी। और इस ज़िम्न में मैं वो शेर ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिसमें फ़ारसी का शेर है कि अज़ एक चराग काबे व बुतखाने रोशन, अज़ एक चराग काबे व बुतखाने रोशन दर हैरतम के दुश्मनी है कुफ्रुद्दीन चराग। वाह। कि जब मंदिर में और मस्जिद में एक ही चिराग से रोशनी हो रही है, और अगर आपको आके कोई खबर दे कि भाई मंदिर में मैं देख के आया हूँ यही चिराग वहाँ भी जल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों की रसाई वहाँ तक नहीं है वो भी इस चीज़ को मानेंगे, और वो जो दुश्मनी उन्होंने अपने तई
पैदा कर ली है इस मज़हब को देख करके, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे जो शायर हजरात हैं, हमारे जो सूफ़ी हजरात हैं, इन्होंने इस कल्चर को अंदर उतर करके समझा और उसके बाद जो काम इन स्कॉलर्स ने किया उसकी मरहून मिन्नत आज भी हमारा न सिर्फ समाज बल्कि हमारा पूरा इंडिक कल्चर है। आप ये देखें कि जो इत्तलात अभी मौजूद हैं उसमें जो सबसे पहला किसी भी संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल नाउ, जो सबसे पहला ट्रांसलेशन अवेलेबल है वो पंचतंत्र का किसी भी बाहर की लैंग्वेज में, और वो आप समझें कि पहलवी में है। जी जी। तो ये जो खिदमत है उससे पहले हमारी किसी भी संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किसी फॉरेन लैंग्वेज में नहीं हुआ, सबसे पहले बरजुवाई ने किया उसको। और वो ट्रीटाइज कि जिसको महफूज रखा इस तर्जुमे ने, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं कि आज भी वो टेक्स्ट जो यहाँ से गया फिर वो फारसी में गया, अरबी में गया, यूरोपियन लैंग्वेजेस में गया, अब जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि वो टेक्स्ट हमारे यहाँ नायाब है। जी जी। हमारे यहाँ वो संस्कृत असल नहीं है और फारसी ने उसको महफूज रखा। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में अरबिक और पर्शियन वाला ही, यानी अरबिक में भी वो लास्ट है प्रोज की सबसे अहम किताब जो बड़े मदारिस में और पढ़ाई जाती है, कलीला व दिमना, और पर्शियन में भी उससे अनवार सोहेली या वो जितनी उसके जो ट्रांसलेशंस आगे हुए हैं मुतादिद तराजिम हुए हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो जिम्मेदारी इंडो पर्शियन स्कॉलर्स ने इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हमारे जो हिंदुस्तानी मज़ाहिब के अकायद हैं वो इतने अहम हैं और हमारी जो नॉलेज की लेगेसी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्रांसलेट होना चाहिए। और उसके लिए बाकायदा हम ज़्यादा अकबर की बात करते हैं, आगे जो आने वाले बादशाह हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो ज़ैनुल आबिदीन ने अकबर से पहले दारुत तर्जुमा शुरू कर दिया था। जी जी। और कश्मीर की मारकतुल आहरा जो तारीख की किताब राज तरंगनी है उसको तर्जुमा वहाँ कर दिया था। कता सरद सागर से लेकर जो दरियाए अस्मार और बहरुल अस्मार, उसके बाद जो है वो अकबर के दरबार में पहुँच कर तर्जुमा होती है। बंगाल में आप नुसरत शाह को देखें तो महाभारत का तर्जुमा जो है हम ज़्यादा यही जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में हुआ, जबकि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया इसमें कि महाभारत का तर्जुमा पहले उन्होंने कर दिया था। तो ये वो ताना बाना था कि जिसके ऊपर आने वाले जो हमारे बादशाह हैं या मुख्तलिफ जो अदवार हैं हुकूमत के, उन्होंने इस लिगेसी को कैरी ऑन किया। इन्होंने शुरुआत नहीं की, शुरुआत जो है वो रीजनल हुकूमतों में हो चुकी थी। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे यहाँ एक ये सोच थी कि हिंदुस्तान का जो मज़ाहिब का सिलसिला है, जो कल्चर का सिलसिला है, इसमें खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा दूरी है और जो है ये काबिल हज़म नहीं है हमारे लिए, हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब लोगों ने समझा, देखा, तो उसके बाद उनको वाकई लगा कि ये वो चीज़ें हैं कि जो ना सिर्फ आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए बल्कि पूरी दुनिया तक भी इनको मुंतकिल होना चाहिए। तो ये वो काम है जो हिंदुस्तानी स्कॉलर्स ने किया। अगर इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने हज़रत अमीर खुसरो की तरफ इशारा किया, तो ये सिर्फ जो है जो इंडिक नॉलेज के कंटेंट है वहीं तक बात नहीं, ये ज़बानों से शुरू होती है। और आज का जो हमारा मुआशरा है उसमें किसी न किसी हद तक कुछ बहरहाल वक्ती तौर पर अनासिर आ जाते हैं बायसनेस के, वो मुख्तलिफ फ़िरक़ों से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी हो सकते हैं। और ये आलमी सतह की बात है कि हम लोग जो है वो ख़ास ज़बानों को लेकर के एक अपनी ख़ास अप्रोच बना लेते हैं। लेकिन अगर हज़रत अमीर खुसरो के यहाँ आप देखें कि जिनको इसीलिए जाना जाता है कि वो फ़ारसी के शायर हैं, लेकिन उन्होंने जो हिंदी को मकाम दिया है जी 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 वो फ़ारसी और अरबी से बढ़कर है। बेशक। मैं शेर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि फ़ारसी से किस तरीके से वो हिंदी को बढ़ा के बयान करते हैं कि गलत करदम गरज दानिश जदम दम। गलत करदम, मैंने गलत किया अगर मैंने अपने आप को पढ़ा लिखा समझा। गलत करदम गरज दानिश जदम दम न लफ्ज़ हिंदवी तज पारसी कम। लफ्ज़ हिंदवी जो है वो फारसी से किसी कम नहीं है। भी दर्जे फारसी से कम नहीं है। और वो जब अरबी से इसको मिला के देखते हैं तो कहते हैं कि ज़बान हिंदी हम ताज़ी मिसाल है। हिंदी की मिसाल भी, क्योंकि जाहिर सी बात आप जानते हैं कि मुसलमानों का एक लगाव है अरबी से, वो दीन की ज़बान है। और ये कहना आसान नहीं है कि ज़बान हिंदी किसी भी एतबार से अरबी से कम नहीं है। इसकी भी मिसाल अरबी जैसी ही है कि आमीज़श दरांजा कम मजालस, इसमें भी आमीज़श जो है उसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से अरबी को आप बहुत मोतबर और मुक़द्दस ज़बान समझते हैं, तो ये भी किसी भी एतबार से उसके कम नहीं है। गर आईन अरब नह वस तो गर सर्फ, ना वो सर्फ जो है जाहिर सी बात है अरबी ज़बान की जान है। और अगर ये ग्रामर उसके यहाँ मौजूद है, अजन आइन दरिन कम नीस्त ये खर्फ,
उसी ग्रामर उसी आइन से एक हर्फ भी यहाँ कम नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप पानी से लेकर के बड़े बड़े ग्रामरियंस को देख लें कि जिन्होंने जो ग्रामर वज़ा की उससे इवन बाद में जो है वो अरबी ज़बान के ग्रामरियंस मुस्तफ़ीद हुए हैं। बेशक। तो इनका जो ये कहना है ये बताता है कि हिंदी ज़बान की ग्रामर और लिंग्विस्टिक पे उसका उनका कितना कंट्रोल था कि जो आकर के इस लेवल पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो ज़बानें हमारी यहाँ की मौजूद हैं, इन ज़बानों से उनका लगाव ही था जी जी, जो उनको इस सतह पर ले गया कि वो फ़ारसी से और अरबी से बढ़ा करके जो है वो हिंदी ज़बान को बता रहे हैं। और उनकी हुब्बुल वतनी जो है वो ज़बान के एतबार से और कंटेंट के एतबार से हमें यहाँ मिलती है। इससे जब वो एक कदम आगे बढ़ते हैं कि उस ज़माने में जब लोग, जाहिर सी बात है दीन पुराना हो गया, हिंदू मज़हब एक पुराना मज़हब है, उसमें तब्दीलियाँ वाक़ हो गई हैं, मुख्तलिफ़ ख़याल के लोग हैं, जो आइडल वर्शिप है उसको बहुत ज़्यादा जो है रिवाज मिला हुआ है अवामी सतह पर। कुछ लोग जो है वो बड़े फ़लसफ़ी हैं, वो उसके मुनकिर भी हैं। तो अमीर खुसरो जो आम सतह पर अवाम में हिंदू मज़हब का चलन है उसको देखते हुए ये कहते हैं, फ़ारसी का शेर है और आप लुत्फ़ लीजिएगा, ऐ के ज़िब्बुत ताने बे हिंदू बरी, ऐ के ज़िब्बुत ताने बे हिंदू बरी, बुत को देख करके जो तुम हिंदुओं को ताना देते हो, हम ज़िव्वे आमूज़ परस्तिश गरी, उससे ज़रा ये परस्तिश और इबादत का हुनर भी सीख लो कि अगर बुत को पूजने में इतना इन्हमाक, इतनी अकीदत है, तो जो उसके पीछे जिसका ये परतव है, जिसका ये अवतार है, तो उसको किस हद तक उससे वफादार होगा ये। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें जो इंडो पर्शियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने उस लेवल पे जाकर के इंडिक नॉलेज सिस्टम को समझा है कि आज भी जो लोग इंडोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं वो इनसे मुस्तगनी और बेनियाज हो ही नहीं सकते, और इवन के इसको इंटैक्ट रखा। और प्लूरल सिस्टम जो सोसाइटी है उसकी बुनियाद और उसका ताना बाना जो है वो इन्हीं चीज़ों पर है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्वेस्ट ना हो सामने वाले को समझने के लिए, तो आप लफ्जी तौर पर तो कह सकते हैं कि हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन वो एहतराम दिखना भी चाहिए। और वो एहतराम इसी शक्ल में दिख सकता है कि जब आप उन मतालिब और उन मफाहिम और उन बिलीफ्स को समझें और उनके लिए जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन लाएं। तो ये सूरत हाल जो है वो हमारे इंडो पर्शियन स्कॉलर्स की है, हमारी जो प्लूरल सोसाइटी है उसकी बुनियाद रखने में। बेशक। डॉक्टर साहब, 1200 यानी 12th सेंचुरी से लेके और 19th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, तकरीबन 600 साल ऐसे हैं जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है पर्शियन के हवाले से भी। और यहाँ तक के पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराने में भी अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल का रोल है, या फिर पब्लिशिंग में जो मुंशी नवल किशोर का रोल है, या और दूसरे, यानी जिस तरह से उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने में सबका रोल है, इसी तरीके से उस वक्त पर्शियन और संस्कृत पर्टिकुलर किसी एक मज़हब तक नहीं थी। जो बात आपने अमीर खुसरो के वो अशार कहे, तो मुझे उर्दू का एक सूफ़ी शायर का शेर याद आया इस हवाले से कि कितने बुतखानों में सजदे एक काबे के एवज़, कितने बुतखानों में सजदे एक काबे के एवज़। आसी गाजीपुरी का शेर गालिबन कि कुफ्र तो इस्लाम से ज़्यादा तेरा गिरविदा है। वो इसी तरह जो आपने यार का कहा था, तो शाह नियाज़ ने जो लिखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। तो ये जो 600 साल का पीरियड है, इसमें जो हमारे बरादरान वतन ने, ख़ासकर हिंदू स्कॉलर्स ने जो खिदमात अंजाम दी हैं फ़ारसी के हवाले से, प्लूरल कल्चर को आगे बढ़ाने के हवाले से, और एडोप्टेशन उन्होंने भी अपना बड़ा मन करके एडॉप्ट किया, जैसे हमारे लोग संस्कृत को कर रहे थे। जो चीज़ें आज कहीं ना कहीं दूरी बन गई हैं कि डिवीज़न के बाद हमने ये सोच लिया कि शायद मदरसे में अरबी फ़ारसी सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी या संस्कृत या ज़रूरत के हिसाब से अंग्रेज़ी, इसकी कोशिशें हो रही हैं। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी प्राकृत और फ़ारसी को ख़ास जगह दी गई है। 2-1 साल पहले लोगों को शिकवा था कि उसको यूपीएससी से हटाया गया है, लेकिन उसके बाज़ाब्ता सेंटर कायम किए जाएंगे। तो वो जो बरादरान वतन की खिदमात हैं उसको आप किस अंदाज से देखते हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? एक बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ से डॉक्टर अली अकबर शाह ने भी इशारा किया, वो ये है कि जिस तरह से ख़ुद इस्लाम भी तफ़हीम जो करता है दूसरे मज़ाहिब के बारे में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के हवाले से जो बातें आती हैं, वो ये कि इस्लाम पैगंबर मोहम्मद से शुरू नहीं हुआ जी। इसकी शुरुआत हज़रत आदम से हुई है, ठीक है, और उनसे पहले 1.25 लाख पैगंबर आए जी। तो ज़ाहिर है दुनिया के हर खित्ते में आए,
रसूल से पहले 1.25 लाख जो है बताते हैं 1,24,000 या 1,24,000 जो भी है। तो और ख़ुद एक तबका मानता है जो कुरान के मुफस्सिरीन हैं, और ख़ुद अमीर खुसरो ने भी लिखा है कि चूँकि हिंदुस्तान बहिश्त से मुशाबे था, ज़ाहिर है ये शायराना दलील है, इसलिए हज़रत आदम जो पहले पैगंबर भी हैं और पहले इंसान भी हैं, उनको हिंदुस्तान में उतारा गया जी। और जाहिर है कि यहाँ पे बेशुमार आए होंगे, चूँकि यहाँ पे कदीम आबादी थी और उसमें नबी पैगंबर रहे होंगे अयोध्या में, और तो इसलिए जो मज़ारात हैं पंजाब के ब्रास में जो अंबिया के बताए जाते हैं, और वहाँ अयोध्या में एक कब्रिस्तान में एक हिस्सा ये मानता है कि बनारस और अयोध्या के बीच में हज़रत नूह और हज़रत शीश की कब्रें हैं जी, ठीक है। और ये चीज़ थी जिसकी तरफ जाने जाना ने बाज़ाब्ता एक किताबचा लिखा है कि बहुत मुमकिन है कि राम और कृष्ण जो हैं वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल रहे होंगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि खुदा की आबादियाँ थीं और वहाँ पे न रहे हों। तो ये बात तो है, और ख़ुद आपने जो बात कही हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से और पंडितों के हवाले से, तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प शेर है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का पंडित इतना आलिम फाजिल होता है कि अरस्तु और अफलातून अपने कपड़े फाड़ लें, ठीक है। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ़ारसी का जो ताल्लुक़ है ये सिर्फ़ उस वक्त से नहीं है जब ये सरकारी ज़बान बनी थी या जो फ़ारसी ज़बान हुक्मरान आ गए थे, अगरचे तुर्कों की हुकूमत थी, उनकी मादरी जो ज़बान थी और घर की ज़बान थी हमेशा तुर्की रही जी, लेकिन इल्मी ज़बान फ़ारसी थी, और फ़ारसी से ये ताल्लुक़ इनके से बहुत पहले से है। मिसाल के तौर पे 8वीं 9वीं 10वीं सदी जब बगदाद में अब्बासियों की हुकूमत है, ख़ुद खलीफा हारून रशीद ने एक डेलीगेशन भेज के बनारस के पंडितों को बुलाया है, और वहाँ पे तिब की किताबें, नजूम की किताबें, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की किताबें और ये मेडिकल साइंस की किताबें वहाँ पे बुला के और वो उसके तर्जमे कराए। तो ये रिश्ते और ये ताल्लुकात जो है हमेशा कायम थे, और ज़ाहिर है जब वो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ की ज़बान भी सीखी होगी, अरबी सीखी होगी, फ़ारसी जानते थे। ख़ुद आप देख लें कि ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए हैं चिश्त से उठ के, तो इन्होंने फ़ारसी आके हिंदुस्तान में नहीं सीखी थी, इन्होंने गज़नी में फ़ारसी सीखी थी। अलबिरूनी जब आए हैं गज़नी में फ़ारसी सीख के आए हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी लोग मौजूद थे। तो ये जो रिश्ता है, ख़ास तौर से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एशियाई जो ट्रेडिशन रहा है, एशियाई ट्रेडिशन में, और ख़ास तौर से उसका एक इल्मी मरकज़ हिंदुस्तान रहा है जिसको सब मानते हैं कि ये इक़लीम हिकमत रहा है, यानी द रीजन ऑफ द विज़डम रहा है। तो यहाँ पे कभी भी नॉलेज, टेक्स्ट, अक़ायद, नज़रिए, फ़लसफ़े, उनको लोगों ने आइडेंटिटी से जोड़ के नहीं देखा। उन्होंने हर तरह के इल्म को वेलकम किया और बांटा भी, और यहाँ से पूरी दुनिया में भी गया, और दुनिया के तमाम उलूम यहाँ पे आए भी और उनको लोगों ने स्वीकार भी किया। ये जो चीज़ है कि ख़ुद यहाँ के पंडित या यहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने कितनी फ़ारसी सीखी, उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगरचे ज़बान को किसी मज़हब, किसी ख़ित्ते उससे जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन आप देखें कि यहीं पे सिख रिलीजन है, सिख रिलीजन की अगर कोई ज़बान हम कह सकते हैं या पंजाब की, तो वो फ़ारसी है। पंजाब ख़ुद फ़ारसी का लफ्ज़ है, उनके बहुत सारे जो अल्फाज हैं, सरदार, खालसा, ये सब फ़ारसी के हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बेशुमार कोटेशंस और अशार हैं जो फ़ारसी के हैं। जो पंजाब का सबसे बड़ा राजा हुआ है रंजीत सिंह, उनकी जो तारीख़ है, बुनियादी तारीख़ मेरे ख़्याल से उम्दतुत तवारीख़ है, वो फ़ारसी में, उनकी पर्सनल डायरी फ़ारसी में है, आखिरी गुरु फ़ारसी के शायर हैं, ठीक है। ख़ुद जो गुरु नानक जो हैं, जो इसके बानी हैं, वो जमालुद्दीन जमाली और शेख फरीद के दोस्तों में से हैं, जो फ़ारसी के असातिज़ा, शायर और सूफ़ी हैं। तो ये हर जगह हमें दिखाई देती है। दुनिया का पहला फ़ारसी अखबार निकालने वाले
राजा राम मोहन राय हैं और वो हिंदुस्तान से निकला है और शुरू में बेशुमार अखबारात निकले हैं। मेरा खुद उस पर काम है कि सब जो है वो पंडित हैं बंगाल के और हिंदू हैं। उसी तरह से हर जगह हम इसको देखते हैं। चंद्रभान बरहमन हैं जो कुरानियात के माहिर हैं, जो फ़ारसी के माहिर हैं, जिनके इंशा और किताबें जो मदारिस में पढ़ाई जाती रही हैं। तो ये रिश्ता जो है, ये ताल्लुक़ आप 1924 तक चेन्नई, मद्रास जैसी जगह पे फ़ारसी में मुशायरे हो रहे हैं। बेशक। तो ये चीज़ें जो हैं, ये ताल्लुक़ात, और उसी तरह से हिंदी का ज़िक्र आया जिस पे डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया, तो वो बुनियादी तौर पे वो संस्कृत को हिंदी कहते हैं अमीर खुसरो, और उसको जो है वो अरबी से किसी तरह से भी कम नहीं समझते, उसका हम पल्ला समझते हैं। तो ये ताल्लुक़ात, ये रिश्ते और ये चीज़ें हमेशा रही हैं और तभी ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन बना। मसला ये हुआ कि जो कॉलोनियल पीरियड आया और उनके अपनी ज़रूरतें थीं, पॉलिटिकल ज़रूरतें, उन्होंने ज़बानों को, टेक्स्ट को, नज़रियात को आइडेंटिटी से जोड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से बड़े मसले हुए हैं। वरना हर पढ़ा लिखा आदमी वेद और महाभारत और तमाम चीज़ों का माहिर होता था। वरना फैज़ी और बदायूनी और ज़ियाउद्दीन नक्शबी जो तुगलक पीरियड के हैं, वहाँ पे तर्जमे हुए हैं। ये लोग संस्कृत से तर्जमे नहीं कर पाते। या उसी तरह से चंद्रभान बरहमन और बेशुमार, एक हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है जिसमें कहा गया कि 200 के करीब हिंदू नातगो शोरा हुए हैं शाहजहाँ के पीरियड में। तो इस तरह से बेशुमार चीज़ें हैं जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया कि हिंदुस्तानी तहज़ीब और इस खित्ते का कोई हिस्सा नहीं है जो हमें हैरत में नहीं डालता है। तो ये चीज़ है। फेस्टिवल्स को लेके जी भी एक बड़ी बुनियादी बात आपने जो टर्की का जिक्र किया था, तुर्किश ज़बान का, तो ये सच्चाई है कि जहाँ दुनिया में तुर्क रहते हैं किसी भी कंट्री में, वो अपने घर में ज़बान टर्किश बोलते हैं, जैसे अफ़गानी और ईरानी पर्शियन या पश्तो बोलते हैं। इसी तरीक़े से जो अरब हैं वो अरबी बोलते हैं। लेकिन ये भी हिंदुस्तान की खुसूसियत है कि यहाँ जो तुर्क आबाद हुए उनकी ज़बान टर्किश नहीं है। यहाँ जो अफ़गान आके बसे उनकी ज़बान पश्तो या पर्शियन नहीं है। तो यहाँ जो कल्चरल एक खामहंगी है फेस्टिवल्स को लेकर, जिस तरह मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं, उसके बारे में भी एक मुख्तसर आप ज़रूर बताएं कि उसमें किस तरीके से हिंदुस्तान का हिंदू कल्चर या हिंदुस्तान का संस्कृत कल्चर और फ़ारसी एक साथ खड़े हुए हैं। इसमें दो बातें हैं। पहले ही जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया वो भी बड़ी दिलचस्प है कि कोई आदमी एक ख़ास जो है वो लिसानी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो और उसका इस्तेमाल ना करता हो हुकूमती ज़बान में। तो मुग़लों के यहाँ बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मैं अगर इशारा करूँ, एक तुर्की के बड़े नेवल जनरल हुए हैं और वो ट्रैवलॉग राइटर भी हैं, सीदी अली रईस उनका नाम है। उन्होंने अकबर की तख्त नशीनी के वक्त वो दिल्ली में मौजूद थे और इनका जहाज़ ख़राब हो गया था बंदरगाह पे गुजरात पे, तो वहाँ से फिर ये 3-4 साल इनको लग गए यहाँ से वापस जाने में, ईरान के ज़रिए तुर्की गए। तो जब हुमायूं के दरबार में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो बेगमात हैं उनकी ज़बान तुर्की है और उनकी काफ़ी चपकलिश रहती है बादशाह से कि आप लोग फ़ारसी में क्यों सारा काम काज करते हैं, ये तुर्की में क्यों नहीं करते। लेकिन तुर्की बहरहाल उस ज़माने में एक लिंग्वा फ्रेंका थी, हर चीज़ उसमें मौजूद थी, तो इसलिए इनके यहाँ जो है वो फ़ारसी को वो तरजीह मिली। और उसकी ज़ाहिर सी बात अपनी वजूहात भी हैं। ऐसी ज़बान के जिसके अंदर इल्म का एक ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है, उस पर किसी ऐसी ज़बान को आप तरजीह नहीं दे सकते जो कम से कम उस वक्त में उसके मुकाबले में नहीं थी। तो ये तो अपने आप में एक बात है कि मुग़लों ने हमेशा फ़ारसी को तरजीह दी और उसमें अपनी वजूहात है। जहाँ तक मामला है ये जो फेस्टिवल्स की मिक्सिंग है और कल्चर है, मैं आपको बताऊं कि अगेन हम उसी तरफ वापस जाते हैं कि जो इक्वालिटी है रिस्पेक्ट के मामले में एक दूसरे को लेकर के, वो हमारे यहाँ सिर्फ जो है रूलिंग क्लास में नहीं है जी। अकबर के दरबार में अगर होली खेली जाती है, बाकायदा होली सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो अवाम से मुंतखब लोगों को बुलाया जाता है, छुट्टी होती है उस दिन, तो
ऐसा नहीं कि मजहबी लोगों के यहाँ ये चीज़ नहीं है। आप यहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देखते हैं कि बसंत पंचमी हो रही है और हज़रत अमीर खुसरो से पूछते हैं क्या मामला है, तो ऐसे लोग जो है ये त्यौहार मना रहे हैं और हमारे यहाँ भी होना चाहिए। बसंत पंचमी आज भी जो है वो यहीं पर दरगाह में मौजूद होती है। बहुत सारी हमारी खानकाहें ऐसे हैं जिसमें होली बाकायदा तौर पर मनाई जाती है और वो जो रंग है वो महबूब के रंग में रंगने को उससे मुराद लिया जाता है। वो हाँ बिल्कुल, वो रंगने की जो बात है, का मशहूर कलाम है जो हर उर्स की तकरीब में, हर उसका जुज़्व दरगाह में उसको गाते हैं। हाँ, कव्वाल की स्पेशलिटीज़ है, उसको गाते हैं। कव्वाली तो उन्हीं की देन है। हाँ, कव्वाली खुद अमीर खुसरो की देन है, सितार उन्हीं की देन है। तो ये जो हम आहंगी है उसमें मैं आपको फ़िरोज़ शाह तुगलक वगैरह के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े सख्तगीर बादशाह थे। एक तो तर्जुमे के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा कि अराउंड मोर देन 300 जो टेक्स्ट हैं, हालांकि वो अवेलेबल नहीं है आज संस्कृत के, वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के कहने पे तर्जुमा हुए। दूसरी बात ये कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो रिकॉर्ड हैं हमें वो मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो मेरे दरबार के सामने से मुख्तलिफ मुनासिबतें जब होती है तो हिंदू बरादरी के जो हमारी रियाया के लोग हैं वो बाकायदा अपने जश्नों को मनाते हुए यहाँ से निकलते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो सख्तगिरी का मामला ये है कि अगर एक बादशाह को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पैटर्नेज भी उसमें इन्वॉल्व है, वो सरपरस्ती भी उसमें इन्वॉल्व है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब देखते हैं कि जमुना के तट पे लोग आकर के अपने त्योहारों की मुनासबत से वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, शादियाने बजाते हैं, तो कहते हैं कि हर कौम रास्त राही दीनी और क़िबलगाह, कि कितना अच्छा है कि इनका भी अपना एक सिलसिला है, अपना एक निज़ाम है। नौरोज़ के मामले में हम देखते हैं कि जहाँ पर उसमें आलमी सतह के लोग, क्योंकि जो नौरोज़ का हमारा फेस्टिवल है उसमें जो इनोवेशंस हुई उसमें बहुत बड़ा रोल ईरानियों का है, साथ में तुर्कों का बड़ा रोल है। तुर्की लेकर आए, तुर्की उसको लेकर हिंदुस्तान में आए और बाकायदा लाल किले के अंदर, चाहे वो आगरा का हो चाहे दिल्ली का हो, ख़ास मुकाम उसके लिए बनाया गया नौरोज़ के लिए। हाँ, नौरोज़ हिंदुस्तान के नवरात्र से बड़ा मिलता जुलता मुमासलत है। तो इसकी जो नौरोज़ में हमारे हिंदुस्तानी लोगों की जो शमूलियत है और उनका बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना, और मतलब हमारे यहाँ जो त्यौहार थे, अब मेडिवल इंडिया में देखें तो उसमें जो लोगों की शिरकत थी आपको एहसास ही नहीं होता था। हमारे यहाँ चांदनी चौक का जो माहौल था शाहजहाँ के ज़माने में, लोग जो लिबास पहनते थे उसमें आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, एक तरह का लिबास। और जब वो जश्न में शिरकत करते थे तो कोई इस चीज़ की तमीज़ नहीं होती थी कि किस मज़हब का कौन आदमी है, चाहे वो नौरोज़ का बादशाह की तरफ से, रूलिंग क्लास की तरफ से इक्वल पैटर्नेज मिलती थी। तो जब उस सतह पे मिल रही तो जाहिर सी बात है जो बादशाह का दीन है वो अवाम का दीन है। तो इस सूरत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ख़ुद जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनका बड़ा रोल है इस हम आहंगी में। एक बात। दूसरी जो चीज़ आपने पहले कही थी जिसकी तरफ मैं नहीं आ पाया, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पर पंडित और पढ़ी लिखी क्लास थी, ब्राह्मण लोग, जब उन्होंने ये देखा कि इक्वल लेवल पर आ करके आप हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ मुसल्लत करते हैं तो सामने वाला रिफ्यूज़ करता है, जी जी, क्या हम आपकी ज़बान क्यों सीखें, जी जी। लेकिन जब आ करके आपको उसी लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं और आपके जो कंटेंट हैं, जो आपका नॉलेज है, उसको आप ट्रांसलेट करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वही एहतराम है। तो ऐसे में हमारे यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने भी फ़ारसी को हाथों हाथ लिया यहाँ पर, और शायरों की एक अच्छी खासी तादाद है हमारे यहाँ मुख्तलिफ दरबारों में, जी जी। उसके अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स में जो इनोवेशंस हैं, मतलब हमारा रेवेन्यू का जो पूरा काम का जो पूरा सिस्टम जो है टोडरमल के ज़माने में अकबर में, तो उस रेवेन्यू सिस्टम का चलन पूरे मुग़ल जो हुकूमत थी उसकी जहाँ जहाँ तक पहुँचती वहाँ वही सिस्टम रेवेन्यू का चला, और कश्मीर में आज भी वो सिस्टम चल रहा है, और वो एक हिंदू का दिया हुआ सिस्टम है। हमारे यहाँ आज भी जब हम कोई फ़ारसी की लुगत तलाश करते हैं तो जो सबसे पुराना माखज़ है जिसकी तरफ लोग रुजू आनंदराज है, जी जी। हत्ता कि खुदा ने बैठ करके ईरान में जो सबसे मुस्तनद लुगत लिखी उसमें भी अगर कोई रेफरेंस आखिर में जो चीज़ ढूंढनी होती है जो कहीं नहीं मिलती वो आनंदराज में मिलती है, जी जी। और रही बात ये कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन पब्लिकेशन उसमें है फील्ड में, आप ये देखिए कि शाहनामे जैसी मारकतुल आरा किताब ईरानियों का तशख़्ख़ुस जिससे वाबस्ता है, वो पहली बार हिंदुस्तान में कलकत्ते में पब्लिश होती है, जी। और इन सब चीज़ों में हमारे जो हिंदू बरादरान हैं, मैं पब्लिकेशन के हवाले से एक चीज़ की तरफ और इशारा कर दूँ, दिलचस्पी से खाली नहीं होगी, आज हम लोग उसको नहीं जानते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह से जो ग़ियासपुर में थी, यहाँ तो खैर उनकी दरगाह है, खानकाह लगी हुई है, वहाँ से 1 किलोमीटर है, आप गए होंगे गुरुद्वारे के साथ में, वहाँ पर जो है
आसपास जितने भी लोग आते थे उसमें कोई भी तमीज़ नहीं होती थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हत्ता कि एक बार जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के कोई मुरीद जो है वो एक हिंदू भाई को लेकर के आए, उन्होंने कहा कि इन बरादर मनस्त, तो वो इतने खुश हुए कि यही इरफान की, तसव्वुफ की, मिस्टिसिज्म की बुनियाद है कि आपने एक दूसरे मज़हब के आदमी को अपना भाई कहा कि ये मेरा भाई है, यहीं पर खुलासा हो जाता है। तो ऐसे में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ अगर आप देखें कि किस तरीक़े से इन सब चीज़ों का चलन था और बराबरी थी, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो शुरुआती चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद थी उसमें ख़ुद खानक़ाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उसके हालात जो है वो जिन किताबों में लिखे हुए हैं फ़वाइदुल फ़ुआद उसमें सबसे मोतबर माख़ज़ है। लेकिन एक दूसरी किताब जो उसी ज़माने में बहुत मोतबर थी वो सैरुल औलिया है खुद किरमानी की। वो कंटेम्प्रेरी सोर्स है, बड़ा सोर्स है हमारे पास। और ख़ैर जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कई बार उसको एडिट करके छापने की कोशिश की, लेकिन अभी एडिटेड वर्जन उसका तैयार नहीं हो पाया। जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस किताब को छापने के लिए, पब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से जुड़ी हुई थी, यही दिल्ली के एक हिंदू ताजिर ने बाकायदा प्रेस लगवाया सिर्फ एक किताब के लिए, सिर्फ एक किताब के लिए, और वो उसका छपा हुआ वर्जन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद वहाँ कोई किताब नहीं छपी। ये जो अक़ीदत है पब्लिकेशन की डिवीज़न में कि उन्होंने इस तरह की अपनी अक़ीदत का इजहार किया, वालिहाना इजहार, तो ये ताना बाना प्लूरलिज़्म में पूरी दुनिया में इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। बेशक। और वाकई हिंदू बरादरान का जो इसमें नक्श है वो हमेशा साबित रहने वाला है। उसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि टोडरमल का जिक्र है बार बार। मैं अभी बनारस पे काम कर रहा था, बनारस के फ़ारसी सोर्सेज पे, तो मैंने एक देखा बड़ा दिलचस्प वाक़या कि टोडरमल जो हैं वहाँ के गवर्नर बनाए गए थे बनारस के, और उनकी वहाँ पे बड़ी जायदाद थी, आज भी है वो, उनके खानवादे के लोगों के पास 5 गांव की जागीर दी गई थी। तो बाद में उनके एक बेटे और उनके एक पोते में जायदाद को लेके कुछ झगड़ा हुआ, तो उनका जो जज बनाया गया, या उन्होंने जो जिनको जज बनाया अपना, वो तुलसीदास थे जी। और तुलसीदास ने फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला आज तक मान्य है उनके नज़दीक, और वो जो फरमान उसमें जो उन्होंने लिखा है फ़ैसला वो फ़ारसी में है। मैंने अभी वो पूरा पढ़ा तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी वो। नाज़रीन, जब मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने हज़रत अमीर खुसरो साहब की बात छेड़ी, ज़बान के ज़रिए जो संस्कार, जो एक सभ्यता अपनाई गई, खास करके अमीर खुसरो साहब की जो है कि आज भी हम हिंदू लोग उसको मानते हैं, जो उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का मैसेज इस पूरी दुनिया को दिया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और संगीत का, कवाली का और सितार का तो वो तो पूरा एक सागर ही हैं। तो वो तो अभी तक म्यूज़िशंस जो हैं उनको मानते हैं, गुरु अगर मानते हैं बसंत पंचमी, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को जायज़ है, ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है। बहुत खूब। देखिए नाज़रीन के जो हमारे पैनलिस्ट ने जिस तरह से गुफ्तगू की है उससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि हिंदुस्तान में आकर बसने वाले, चाहे वो तुर्किस्तान के लोग हों, चाहे ईरानी रहे हों, चाहे अफ़गानी रहे हों, यहाँ पर जो भी लोग आए उन्होंने यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत की, यहाँ के चप्पे चप्पे को अपने जज्बे इश्क की सजदागाह बनाया, यहाँ के फेस्टिवल्स को गले लगाया, अपने कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी। यही खूबसूरती हिंदुस्तान को दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ़ ममालिक से मुमताज़ करती है, जिसके लिए हमेशा अमीर खुसरो एम्फसाइज़ करते थे और फरमाते थे कि हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक से सुप्रीम है और आला तरीन है, इसलिए कि हिंदुस्तान से कोई ब्राह्मण तालीम हासिल करने के लिए बाहर नहीं जाता, बल्कि बाहर से लोग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सीखने यहाँ आते हैं। वो कहते थे हिंदुस्तान के लोगों का कलर गंदुमी है, और गंदुमी कलर में, ब्रिटिश कलर में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जबकि सेंट्रल एशिया या यूरोप के बाशिंदे जो हैं वो उनके कलर में वो अट्रैक्शन और उनके अंदर हया नहीं होती, और जो मिस्र के सीमी बदन हैं उनके अंदर चंचलपन नहीं होता। इसी तरीके से वो कहते थे कि ज़ीरो हिंदुस्तान में शुरू हुआ है और
पहला इंसान रूए ज़मीन पर आदम की शक्ल में हिंदुस्तान आया है, इसलिए हिंदुस्तान को बहुत मुमताज़ मकाम हासिल है। प्रोफेसर अखलाक आन साहब ने इशारा किया था मज़हर जाने जाना के हवाले से, तो जाहिर है कि ये बहुत ही ऑथेंटिक वर्स है कि वलिकुल्ल कौमिन हाद के हर कम्युनिटी की तरफ एक मैसेंजर भेजा गया है, पैगंबर भेजा गया है। हिंदुस्तान जो तकरीबन 7000 साल पुरानी आबादी है, ये कहना नामुमकिन है कि यहाँ पर मैसेंजर्स और पैगंबर नहीं आए होंगे। मेरे ख़्याल से अगर तकसीरियत को समझने के लिए, हमारे कंपोजिट कल्चर को समझने के लिए, हिंदुस्तानी प्लूरलिज़म को समझने के लिए, अगर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, दिल्ली में ही सोए हुए हज़रत सरमद शहीद और पानीपत की सरज़मीन पर सोए हुए बू अली शाह कलंदर, कश्मीर की सरज़मीन पर नुंद ऋषि और इलाहाबाद में मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना या नज़ीर अकबर आबादी, इस तरह की शख्सियात को, और इसी तरह हमारे जो सिख गुरु गुज़रे हैं, इसी तरह हमारे जो ब्राह्मण गुज़रे हैं हिंदुस्तानी, अगर उनकी तालीमात को आज की नौजवान नस्ल समझते तो शायद एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतों का माहौल हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। कहते हैं कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की तहज़ीब को, एक दूसरे के लिटरेचर को गले लगाएं। अगर हम मदारिस में अरबी, फ़ारसी और उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ हम हिंदुस्तानी ज़बान, संस्कृत और हिंदी ज़बान को भी गले लगाएं और उसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वेदास और उपनिषदास को भी जानने की कोशिश करें, जिस तरह हज़रत अमीर खुसरो से लेकर दारा शिको तक लोग करते रहे हैं। और अगर हम स्कूल्स में दूसरी मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं और इंडियन रिलीजन एंड कल्चर को हम जानने की कोशिश करें, कुरान और हदीस को जानने की कोशिश करें, तब एक दूसरे को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे फेस्टिवल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं। हमारे जो तरीक़े हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वो भी दुनिया के मुसलमानों से अलग हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे ममालिक में परमिटेड नहीं हैं। कलर्जी की नज़र में, वहाँ के उलामा की नज़र में, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो मज़ामीर हो, लेकिन वो हमारी तहज़ीब का, हमारे सूफ़ी संतों की तहज़ीब का हिस्सा हैं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा रही है। आज हमारे तीनों पैनलिस्ट ने जिस तरह से रोशनी डाली है, उसमें ये बात भी आपके सामने आई होगी कि हिंदुस्तान के हिंदू स्कॉलर्स ने किस तरह पर्शियन को गले लगाया और पर्शियन स्कॉलर्स ने किस तरह संस्कृत और हिंदुस्तानी जो संस्कार थे, जो तहज़ीब थी, जो यहाँ के मज़ाहिब थे, यहाँ तक कि रूमी ने 800 साल पहले बुद्धिज़्म के हवाले से बहुत कुछ अपनी पोइट्री में इशारे दिए हैं। और हिंदुस्तान का जो लिटरेचर है, जो पंचतंत्रा किताब है, शायद जिस इतने ट्रांसलेशन शायद ही किसी एंशियंट लिटरेचर के पूरी दुनिया में हो, अगर वो दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में गई है, जिसका ओरिजिनल टेक्स्ट आज ख़ुद हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो फ़ारसी और फिर अरबी के ज़रिए गई है और आज भी सबसे ऑथेंटिक सोर्स समझी जाती है। तो ज़रूरत है कि हम तकसीरियत को, हम प्लूरलिज़म को मजबूत करें, हम हारमनी को मजबूत करें, हम जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको मजबूत करें, और यही मकसद है आवाज़ दी वॉइस का। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अली अकबर शाह साहब, प्रोफेसर अखलाक आहन साहब और मोहतरमा अंजलि अदा साहिबा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे नाज़रीन को बहुत कीमती मशवरों से नवाजा। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू पर और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।